के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 पर्यावरण की क्लास नंबर 9 रहेगा। टॉपिक रहेगा भोजन और आदतों से संबंधित प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो भोजन और आदतें का चैप्टर आज क्लियर करेंगे। इनसे टॉप 30 प्रश्न करेंगे। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक सभी लोगों को समझना है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को कमेंट करना है। बाकी सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस टॉपिक से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यूज करने के लिए? और सभी को अंत में बताना है इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप लोगों को क्या फीडबैक है, आप लोगों का क्या स्कोर है। और इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको 1 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि इनसे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी, सी, ए, डी। बहुत सरल प्रश्न है। रतौंधी अर्थात बेरी किसका होता है? विटामिन ए। रतौंधी मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए रेटिना में रोडोप्सिन नामक प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जो कम रोशनी में देखने में मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी के बारे में मुख्य बातें हैं कि कम रोशनी, अंधेरे में देखने में कठिनाई होना, शरीर में विटामिन ए की कमी होना, अगर आंखों में कम दिखाई दे रहा है। इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं विटामिन ए के? गाजर, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, ये प्रमुख स्रोत है। और विटामिन ए से भरपूर आहार का सेवन और डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट करके इससे रतौंधी नामक रोग से निजात मिल सकती है। रतौंधी रोग को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। ऊर्जा देने वाले मुख्य स्रोत पोषक तत्व कौन से हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल या फाइबर। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। तो ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक तत्व पूछा जा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दो चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये दो महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, और वसा लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा होती है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अर्थात प्रोटीन शरीर के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा का क्या कार्य है? वसा जो होता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, और वसा क्या है? लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा होती है। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? चावल, सेब, सोयाबीन, आलू। सभी बताइएगा। सभी ब्रदर सिस्टर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, अपने माता पिता के सपने को साकार करना, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रोटीन का समृद्ध मतलब मजबूत स्रोत पूछा जा रहा है। सभी लोग बताएं इनमें से। तो प्रोटीन का सबसे मजबूत इसमें सोयाबीन होता है। चावल, आलू में भी होता है, लेकिन 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 40% जो है सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन। 100 ग्राम में आपको 40 ग्राम जो है प्रोटीन मिल जाएगा, जो शाकाहारी भोजन में प्रोटीन की कमी को बेहतर एक उपाय मिलता है, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आयोडीन। क्वाशियोरकर, यह भोजन में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होता है। यह समस्या आमतौर बच्चों में तब होता है जब स्तनपान छुड़ाने के बाद पर्याप्त प्रोटीन युक्त आहार नहीं मिलता है, और इसमें शरीर विशेषकर पेट और पैरों में सूजन, एडिमा आ जाती है। शरीर के अन्य हिस्से हुए पतले भी हो जाते हैं। ये क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। ठीक है, और प्रोटीन की कमी का सबसे महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। ये बीमारी तब होती जब बच्चे के भोजन प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, चावल, मक्का मिल जाता है, लेकिन प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत बताना है। दूध, मांस, गाजर, आंवला। सभी लोग बताइए। तो विटामिन सी में आंवला है। विटामिन ए के लिए गाजर खाइए। कैल्शियम के लिए दूध खाइए, दूध का सेवन कीजिए। ठीक है, फैट के लिए आप मांस का यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर 5th क्लास के बच्चे से भी पूछ लेंगे ना, वो भी इसका आंसर दे लेगा। तो आप लोग तो सभी लोग दे लेंगे कि आयोडीन की कमी से घेंगा जो ग्वाइटर नामक रोग होता है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसके अलावा भी हाइपोथायराइड्स का कारण बनता है, जिसमें थकान, वजन बढ़ना, रूखी त्वचा, बालों का झड़ना, मानसिक विकास में बाधा, बच्चों में बौनापन जैसी गंभीर समस्याएं होती।
घेंगा में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का समान से अधिक अगर बढ़ गई तो समझिए घेंगा रोग है। ठीक है, नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक होता है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। देखिए जब भी हड्डी की बात की जाए तो कैल्शियम नाम आता है। कैल्शियम और विटामिन डी, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हड्डी का है, दांत का है। कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों का ढांचा मजबूत बनाता है, और विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। इसके अलावा भी पर्याप्त फास्फोरस, विटामिन के, धूप और संतुलित आहार भी जरूरी होता है। धूप से भी विटामिन डी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए दूध में मुख्यतः जो अम्ल नहीं होता, अगर अम्ल होगा तो दही बन जाएगा। तो विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें नहीं पाया जाता है दूध में। हालांकि दूध के एक संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा ना के बराबर अनुपस्थित होती है। विटामिन सी एक खट्टा और पानी में घुलनशील विटामिन होता है, जबकि दूध आमतौर पर क्षारीय होता है। मछली के यकृत तेल, लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए, डी, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। मछली का तेल या फिश ऑयल जो होता है उसमें सभी लोग जानते हैं विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी के एक समृद्ध प्राकृतिक स्रोत होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही फायदेमंद बेनिफिट होता है। हमारे शरीर में आहारी पेशे का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा देना, शरीर निर्माण, बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, रोगों से लड़ना। सभी लोग जानते हैं आहारी पेशा, डाइटरी फाइबर या रुक्षांश इसको बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना, मल को नरम बनाकर कब्ज से बचाना, वजन नियंत्रित करना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोज को नियंत्रित करना। तो ऊर्जा देना, शरीर निर्माण, बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, या रोगों से लड़ना। क्या होगा मुख्य कार्य, आहारी ऐसा जो होता है इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है वो बताना सभी लोगों को। देखन में ओछन लगे, घाव करे अति गंभीर। तो भैया प्रश्न बहुत ही सरल देखने को मिल रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आता है, यही प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हवा टाइट हो जाती। मेरे कहने का तात्पर्य है पसीने छूट जाना, एक कहावत है। तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालना इसमें सही हो जाएगा, हमारे शरीर का आहारी रेशे का मुख्य कार्य होता है। अब टॉपिक रहेगा भोजन संरक्षण और पाचन से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है, डिहाइड्रेशन, तेल डालना, पानी निकालना, नमक मिलाना, ठंडा करना। अगर भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसको क्या करेंगे, निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थों में नमी या पानी की मात्रा को कम कर देना। यह सबसे पुरानी प्रभावी विधियों में से एक है। इसमें भोजन 80 से 95% पानी निकाल दिया जाए। इस प्रक्रिया में हवा की उपस्थिति में गर्मी का उपयोग करके भोजन को सुखाया जाता है, ताकि सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाए और भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो पानी निकालना, पानी निकालकर क्या है, निर्जलीकरण मतलब पानी निकालकर भोजन को सुरक्षित रखना। पाचन की प्रक्रिया शरीर के किस अंग से शुरू होती है, अमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। देखिए जब भी पाचन की प्रक्रिया का जिक्र होता है, एक दिमाग में बैठा लीजिएगा, पाचन की प्रक्रिया मुख से तो शुरू होती है। जैसे ही हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं, मुंह में मौजूद दांत में छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार भोजन को गीला करती है, और लार में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मुख से ही प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, दूध को दही बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है। दूध को दही बनाना सभी लोग जानते हैं लैक्टोबैसिलस का कार्य होता है। इन्हें सामूहिक रूप से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB लैब बोलते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहा जाता है। बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलकर दूध को दही में जमा देते हैं और उसे खट्टा स्वाद दे देते हैं, खट्टे में बदल देते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किसकी छाल से बनती है, तो सिनकोना नाम आपने सुना होगा। जब भी मलेरिया का जिक्र होगा, कुनैन नामक, सॉरी किसका होता है, कुनैन नामक, सिनकोना कुनैन
पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये एक प्राकृतिक औषधि है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। विशेष रूप से फाल्सीपेरम मलेरिया के मामले में इसका यूकेलिप्टिस का कुनैन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। खाद्य संरक्षण की पार्श्वीकरण विधि की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर, रोनाल्ड रॉस। आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस चारों का नाम आपने सुना होगा। चारों एक वैज्ञानिक है। और खाद्य का पार्श्वीकरण का अगर जिक्र होता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक, रसायन वैज्ञानिक कौन है? लुई पाश्चर। इन्होंने खाद्य संरक्षण का पार्श्वीकरण विधि की खोज कब की थी? अगर ये पूछा जाए तो 1862 में किया था, वर्ष 1862 में। यह प्रक्रिया दूध, वाइन और अन्य तरल पदार्थों को गर्म करके उससे मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने और उन्हें खराब होने से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है, लिंगहू फेन कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो लिंगहू फेन का जब भी जिक्र होता है आपके माइंड में एक अक्सर आ जाता है हांगकांग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली कहाँ पसंद की जाती? नारियल का टैपियोका आपने पढ़ा होगा। नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली मुख्य रूप से कहाँ की पसंद है? गोवा। गोवा के लोग समुद्री भोजन के बहुत शौकीन होते हैं और वहाँ के नारियल के प्रचुरता के कारण स्थानीय व्यंजनों में नारियल के तेल का बड़े पैमाने में उपयोग किया जाता है। और नारियल के तेल में तली हुई पकी हुई ताजी समुद्री मछली किंगफिश या पोम्फ्रेट होता है। यह गोवा की पारंपरिक पाक कला का एक प्रमुख हिस्सा होता है। इसके अलावा भी केरल में भी नारियल और मछली से बने व्यंजन की काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन गोवा इज द बेस्ट। केरल में लोग आंगन में क्या उगाते हैं? केरल राज्य है भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है। केरल में लोग आंगन में क्या उगाते हैं? तो केरल लोग अपने आंगनों में मुख्य रूप से क्या निकालते हैं? नारियल और टैपियोका, क्योंकि नारियल से टैपियोका बनता है। टैपियोका मतलब कसावा। ये दोनों वहाँ के प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं और स्थानीय लोग इन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों को भरपूर उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी ये घर के बगीचे में मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची और सुपारी भी उगाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सरसों के तेल से बनी मछली कहाँ खाई जाती है? गोवा, कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान। गोवा में तो नारियल के तेल से बनती है, तो पूछा जा रहा है सरसों का तेल से। तो सरसों का तेल आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर। तो कश्मीर इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ तेल से बनी मछली बनती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। बहुत चाव से खाई जाती है। बंगाली व्यंजनों में से सरसों का तेल और राई का उपयोग अनिवार्य है, विशेष तौर पर प्रसिद्ध हिल्सा मछली के लिए। और बिहार और झारखंड में भी सरसों की ग्रेवी वाली मछली बहुत लोकप्रिय मानी जाती है। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? मूली, कप्पा, अदरक, शकरकंद। टपियोका का सबसे प्रमुख दूसरा नाम है कसावा। इसे हिंदी में साबूदाना के नाम से भी जाना जाता है। तो कप्पा इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साबूदाना इसी के स्टार्च से बनता है। और अन्य नामों में कप्पा, केरल में कप्पा, युक्का, मैनियोक भी शामिल होता है। तो केरल में कप्पा बोला जाता है। ठीक है ना? नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते जाना है, कमेंट करते जाना, फीडबैक करते जाना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ढोकला और लेमन राइस कहाँ का मुख्य भोजन है? देखिए ढोकला नाम आ गया तो गुजरात आपने समझ गए होंगे। ढोकला, लेमन राइस मुख्य रूप से गुजरात की पारंपरिक मुख्य भोजन व्यंजन है। ढोकला गुजरात के एक लोकप्रिय शाकाहारी नाश्ता है, जबकि लेमन राइस भी वहाँ के खान पान का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। बिहू उत्सव पर असम में खाए जाने वाला मुख्य व्यंजन है डोसा, बोरा चावल, लिट्टी चोखा, मक्के की रोटी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिहू उत्सव कहाँ होता है? वो असम में मनाया जाता है मुख्यतः। और यहाँ का मुख्य व्यंजन अगर बात करें तो विशेष तौर से माघ या भोगली बिहू होता है। खाए जाने में प्रमुख पारंपरिक व्यंजन बोरा चावल होता है यहाँ का। बोरा चावल से बने पकवान जैसे तिल पीठा, घिला पीठा, सूंगा चावल, इसके साथ ही तिल और गुड़ के लड्डू, दही चूड़ा,
माय को राई, भुने हुए काले जो तिल होते हैं, चने, बोरा, चावल मिश्रण भी खाया जाता है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? ईवीएस का सारा एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ मिल जाएगा आपको। और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। टॉपर नोट्स में जैसे ही मैसेज करेंगे हमारी टीम आपको फॉरवर्ड कर देगी। टॉपर नोट्स कैसे प्राप्त हो सकता है वो सब कुछ आपको मैसेज करेंगे, रिप्लाई मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन उसको फॉलो कीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए। ये नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देगी और पक्की कर देगी। ये नोट्स जो प्रीवियस ईयर में 15 से 20 जो सिलेक्शन पा चुके शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं के लिए उन्होंने उनके मार्गदर्शन पर ये नोट्स बनाए गए, क्या क्या टॉपिक बेहतरीन पढ़ना चाहिए, कवर कर सकें और बेहतर तैयारी आपकी हो सके। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, मिजोरम में जब फसल का काम खत्म हो जाता है तो कौन सा नाच होता है? कथक, चिराव, बिहू, गरबा। तो मिजोरम में जब फसल का काम खत्म हो जाता है तो एक नाच होता है, एक नृत्य होता है जिसे चिराव नृत्य बोलते हैं, जिसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चिराव के बाद भी एक इसको बांस नृत्य भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए चिराव नाई बांस नृत्य आ जाए तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, इसी का नाम है। अगला विटामिन और खनिज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, रिकेट्स, एनीमिया, पेलाग्रा। जब भी विटामिन बी का जिक्र होगा B1 का, एक नाम आएगा बेरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लौह तत्व आयरन की कमी से होने वाला रोग, मधुमेह, एनीमिया, मोटापा, स्कर्वी। तो एनीमिया या रक्ताल्पता जिसे बोलते हैं, ये लौह तत्व की कमी, आयरन की कमी से होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कमजोरी, थकान, त्वचा में पीलापन, सांस फूलने लगेगा, चक्कर आएगा, सिर दर्द, नाजुक नखूनों जैसी समस्या का कारण बनेगा। ये एनीमिया का कारण होता है। तो लौह तत्व आयरन का सबसे ज्यादा पालक गुड़ सेवन करिए। अगला प्रश्न है, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो आयरन अभी हमने बता दिया। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के बाद उसी से रिलेटेड प्रश्न आ गया, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें नॉलेज में रखना है, माइंड के मेमोरी में सेव कर लेना। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? क्या आपने कभी सुना है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन A, E, D, K। तो विटामिन डी सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? वसा में घुलनशील होता है विटामिन डी। सनशाइन मतलब सन के साइन, सन के चमकने से जो विटामिन मिलता है विटामिन डी कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, K, A, C या विटामिन? सभी लोग बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। जब भी बात करते हैं रक्त का थक्का, विटामिन के आपके स्क्रीन पर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण है, यह यकृत लीवर में पोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, जो घाव लगने पर खून से बहने से रोकने में मदद करता है। मुख्य रूप से पालक, ब्रोकली जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों में होता है और चोट लगने पर रक्त स्राव को नियंत्रित करता है। विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। अगला प्रश्न है, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B1 थायमीन, विटामिन C स्कारविक, विटामिन डी या विटामिन ए? तो चावल को बार बार अगर धोएंगे तो उससे क्या है, विटामिन B1 एक थायमीन नामक होता है, नष्ट हो जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है और चावल को बार बार धोने से, रगड़ कर धोने से इसकी मात्रा लगभग 25% तक कम हो जाती है, जिससे बेरी जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए चावल को कम धोने, रगड़ कर तो ना ही धोएं। अगला प्रश्न, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? C, B12, A, D। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन नामक होता है। गोल्डन राइस में प्रति ग्राम चावल में 35 माइक्रोग्राम तक बीटा कैरोटीन होता है। विटामिन ए की कमी से ग्रस्त चावल का सेवन करने वाली आबादी में जैव परिष्कृत अनाज समाहित प्रभाव का अनुमान लगाने के गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन की विटामिन ए की समतुलता निर्धारित करने वाला है। तो विटामिन ए। तो ये रहे टॉप 30 प्रश्न हमने आपके स्क्रीन पर कर दिया। इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, सभी को कमेंट करना है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, और सारे सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हमारे सारे एमसीक्यूज चल रहे हैं, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आ रहे हैं। देरी ने सारे पेडागोजी हमारी कंप्लीट होगी, क्योंकि सिलेक्शन हमें पाना है। टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा। और
नोट्स की बात रही, नोट्स ज़रूर अगर अवश्य पॉसिबल हो तो नोट्स ज़रूर आप मंगवाइए। नोट्स मंगवाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। नोट्स जो रहेंगे आपकी बेसिक क्लियर होंगी और 15 से 20% तैयारी और मजबूत होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, लेवल हाई रहेगा और आपकी तैयारी बेहतरीन होने वाली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाएंगे सारे सब्जेक्ट की क्लासेज मिल जाएगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन पे। जय हिंद साथियों।